गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 22 तक किए हुए थे। आज हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और क्रेमर्स रूल, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्रेमर्स रूल दैट मीन्स डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर A स्क्वायर C B स्क्वायर C 0। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AQ BQ CQ। ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ AQ BQ एंड CQ होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर A स्क्वायर C B स्क्वायर C एंड 0। तो देख सकते हैं आप कि R1 में आपका 0 है, AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, मतलब हम लोग इस रो से A कॉमन कर सकते हैं, R1 से A कॉमन कर सकते हैं। उसी तरह से R2 से B कॉमन कर सकते हैं और उसी तरह से R3 से C कॉमन कर सकते हैं। R1 से A कॉमन कर सकते हैं, R2 से B कॉमन कर सकते हैं और R3 से C कॉमन कर सकते हैं। वही अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो देखिए C1 में आपका A स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यहाँ पे A स्क्वायर का फॉर्म है, यहाँ भी A स्क्वायर का फॉर्म है और यहाँ 0 है, तो 0 से किसी भी रिजल्ट को कॉमन लिया जा सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि C1 से क्या कॉमन ले सकते हैं, A स्क्वायर। सिमिलरली C2 से क्या कॉमन ले सकते हैं, B स्क्वायर। और सिमिलरली C3 से कॉमन क्या ले सकते हैं, C स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ लिखते क्या, टेकिंग कॉमन A from R1 B from R2 and C from R3। A कॉमन कर रहे कहाँ से, R1 से, B कॉमन कर रहे कहाँ से, R2 से, और C कॉमन कर रहे कहाँ से, R3 से। तो डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा बाहर में, ABC। R1 से निकला A, R2 से निकला B और R3 से निकला C। ठीक है, तो देखा जाए क्या बचेगा। R1 में बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा B स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा C स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर 0 C स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा B स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 0। अब हम लोग फिर से क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग कॉमन ले सकते हैं कहाँ से, कॉलम से। अगर हम लोग कॉमन ले सकते हैं कहाँ से, कॉलम से, तो यहाँ लिख सकते हैं अगेन टेकिंग कॉमन A स्क्वायर फ्रॉम C1 B स्क्वायर from C2
एंड सी स्क्वायर फ्रॉम C3। हम लोग फिर से कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर कहाँ से, C1 से, बी स्क्वायर कहाँ से, C2 से, और सी स्क्वायर कहाँ से, C3 से। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे आएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये रिजल्ट आएगा। नाउ देखिए लगभग रिजल्ट हम लोग का आ चुका है। अब लिखेंगे नाउ सॉल्विंग R1 0 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 0 लेके छोड़ सकते हैं, फिर यहाँ आएगा -1 इंटू एक कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 देन -1, फिर +1 इंटू ए कॉलम और ए रो चला जाएगा 1 इंटू 1 देन 1 -0, तो क्या रिजल्ट आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, -1 इंटू -1 देन +1 1 इंटू 1 देन +1 एंड फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। प्रूफ, ठीक है। ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, किसका, एक्सरसाइज 6A का। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, क्रेमर्स रूल के बारे में, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए क्या लिखते हैं हेडिंग, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल को हम लोग दूसरे नाम से भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, यानी कि इसमें जो जनरली जो वेरिएबल के वैल्यू निकलते हैं वो उसको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म लिया जाता है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट में कि सर लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर हम लोग आएंगे बात करेंगे क्रेमर्स रूल के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन any equation which contain power of variable is unity, with sign of equality, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा, और वो किसके साथ आएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी के साथ आएगा। जैसे एग्जांपल ax + by = c, या फिर ax + b = 0, या फिर ax + by + cz = d। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म हम लोग लिखे हुए अभी वो सब क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि देखिए इसमें जो वेरिएबल है x और y, दोनों का पावर कितना है, 1 1, दोनों का पावर कितना है, 1 1। यहाँ x वेरिएबल है, इसका पावर 1, यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल है और तीनों का पावर कितना है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन
किसे बोलेंगे? इक्वेशन के वैसे फॉर्म जिसमें वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा, यूनिटी रहेगा, और वो किसके साथ आएगा? साइन ऑफ इक्वलिटी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? साइन ऑफ इक्वलिटी के साथ आएगा। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या देखेंगे? सेकेंड पॉइंट में होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि वैसे सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आ रहा हो, वैसे सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आए, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। या लिख सकते हैं a system which contain more than one linear equation, वैसे सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं ax + by = c। दूसरा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक है, एक दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? αx + βy = गामा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक से ज़्यादा दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया। या तो फिर क्या हो सकता है? या तो फिर लिख सकते हैं a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। तो इसमें कितने लीनियर इक्वेशन है? 3 लीनियर इक्वेशन है। एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन अगर कोई सिस्टम कंटेन करता है तो क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितने इक्वेशन आएंगे प्रत्येक इक्वेशन में उतने वेरिएबल होंगे। ठीक है? जितने इक्वेशन आएंगे प्रत्येक इक्वेशन में उतने वेरिएबल होंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने आए हैं? 2 इक्वेशन। तो इसमें प्रत्येक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, x y। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है टोटल इक्वेशन की संख्या कितनी है? 3। तो देखिए प्रत्येक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, x y z। ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? नोट में एक पॉइंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन इन सिस्टम ऑफ लीनियर is equal to number of variable in each equation। प्रत्येक इक्वेशन के नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या उसके सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होगा। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं क्रेमर्स रूल में कि इन दिस रूल in this rule
we have to find the value of unknown variable in this rule. We have to find the value of unknown variable. क्या करेंगे इस मेथड में, क्रेमर्स रूल में क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, अननोन वेरिएबल का, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करते हुए क्या करेंगे, वेरिएबल के वैल्यू निकालेंगे क्रेमर्स रूल के अंतर्गत। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे किसको, क्रेमर्स रूल को। यहाँ लिखेंगे हेडिंग रूल टू अप्लाई क्रेमर्स रूल। Let system of linear equation is given by, मान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मान लेते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग के पास दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट साइड में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट साइड में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए स्टेप 1, टू फॉर्म टू मैट्रिक्स ऑन लेफ्ट साइड एंड वन मैट्रिक्स ऑन राइट साइड। कैसे लिखेंगे, जो कॉफिशिएंट है, देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है, a1 a2 a3, a1 a2 a3, इसको c1 में लिखेंगे। y का जो कॉफिशिएंट रहेगा जैसे b1 b2 b3, इसको c2 में लिखेंगे। और z का जो कॉफिशिएंट रहेगा c1 c2 c3, इसको c3 में लिखेंगे। ये जो छोटे मैट्रिक्स है इसमें वेरिएबल आएगा, कौन कौन सा वेरिएबल है, x y z। तो यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ z आएगा। और राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा d1 d2 d3। राइट साइड में क्या आएगा, d1 d2 d3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में कॉफिशिएंट लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, x y z d1 d2 d3। ये जो है उसे हम लोग मैट्रिक्स ये बोलेंगे, ये जो है वो x कहलाएगा और ये जो है वो b कहलाएगा। ये जो है मैट्रिक्स वो ये कहलाएगा, इसे हम लोग x बोलेंगे और ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। दैट इज वी से दैट ax इक्वल टू b। हम लोग क्या कह सकते हैं, ax का वैल्यू किसके बराबर है, ax का वैल्यू b के बराबर है, ax इक्वल टू b।
नाउ स्टेप 2, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज वी हैव टू फाइंड डेल दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो क्या कहलाएगा, डेल कहलाएगा। डेल का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये होगा स्टेप 2। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 फाइंड डेल 1, डेल 2, डेल 3। अब क्या करेंगे, अगर 3 वेरिएबल की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आपको 3 और डेल के वैल्यू निकालने होंगे, एक डेल 1, दूसरा डेल 2, तीसरा डेल 3। डेल 1 कैसे निकालेंगे, डेल 1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर डेल 1 लिखेंगे, फॉर डेल 1 replace C1 in del by मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट रहेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे किसके जगह पे, C1 के जगह पे। किसका C1, डेल का C1। जैसे आपका देखिए डेल का C1 क्या है, A1 A2 A3 है। डेल का C2 क्या होगा, B1 B2 B3 होगा। डेल का C3 क्या होगा, C1 C2 C3 होगा। तो जब आप डेल 1 का वैल्यू निकालिएगा तो किसको हटाइएगा, C1 को हटाइएगा, A1 A2 A3 को हटाइएगा, और A1 A2 A3 के जगह क्या लिखिएगा, D1 D2 और D3। क्या बोल रहे हैं कि जब आप डेल 1 का वैल्यू निकालिएगा उस समय C1 के एलिमेंट को रिप्लेस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, किससे, D1 D2 और D3 से। तो देखिए देयरफॉर डेल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हो जाएगा डेल 1 का वैल्यू। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर डेल 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 2 बराबर हो जाएगा, क्या रिप्लेस होगा, सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। ये हो जाएगा डेल 2 का वैल्यू। और फिर डेल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल 3 का वैल्यू हो जाएगा, डेल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल 3 का वैल्यू हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। ये डेल 3 का वैल्यू हो जाएगा। सभी डेल 1 डेल 2 डेल 3 सबका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड नाउ स्टेप 3 फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू डेल 1 डिवाइडेड बाय डेल। तो x के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, डेल 1 डिवाइडेड बाय डेल। फॉर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल। डेल 2 डिवाइड होगा किससे, डेल से। एंड फॉर वैल्यू ऑफ z डेल 3 डिवाइडेड बाय डेल। x के वैल्यू के लिए क्या होगा, डेल 1 डिवाइड होगा डेल से, y के वैल्यू के लिए क्या होगा, डेल 2 डिवाइड होगा डेल से, और z के वैल्यू के लिए क्या होगा, डेल 3 डिवाइड होगा डेल से। अगर आपका 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसमें आपको x का वैल्यू निकलेंगे और y के वैल्यू निकलेंगे। और अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन है
तो x के वैल्यू निकलेंगे, y के वैल्यू निकलेंगे और साथ में z के वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं नोट में। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन के लिए 3 तरह का सॉल्यूशन होगा इसमें, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लिखिए यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन? मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें x का एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू y का होगा, एक वैल्यू z का होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल रहेंगे सबका 1 1 1 वैल्यू आएंगे। सिंगल वैल्यू x का होगा, सिंगल वैल्यू y का होगा और सिंगल वैल्यू z का होगा। अगर 2 वेरिएबल के हैं तो सिंगल वैल्यू ऑफ x एंड सिंगल वैल्यू ऑफ y। 3 वेरिएबल के हैं तो सिंगल वैल्यू ऑफ x, सिंगल वैल्यू ऑफ y एंड सिंगल वैल्यू ऑफ z। तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब मोर देन 1 वैल्यू इज पॉसिबल। मोर देन 1 वैल्यू इज पॉसिबल फॉर एवरी वेरिएबल। प्रत्येक वेरिएबल के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू अगर पॉसिबल हो तो वो क्या कहलाएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा। और नो सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन दैट मीन्स नो एनी वैल्यू विल बी पॉसिबल फॉर द वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल के हैं तो ना ही x का वैल्यू पॉसिबल होगा और ना ही y का वैल्यू पॉसिबल होगा। 3 वेरिएबल के हैं तो ना ही x का वैल्यू पॉसिबल होगा, ना ही y का वैल्यू पॉसिबल होगा और ना ही z का वैल्यू पॉसिबल होगा। तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? पहला पॉइंट में लिखेंगे इफ del is not equal to 0, del 1 is not equal to 0, del 2 is not equal to 0। अगर del 1, del 2, del 3 is not equal to 0, ये चारों में से किसी का भी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब all del will be non zero, then system of linear equation has unique solution। उस केस में क्या होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इफ del is not equal to 0, del is not equal to 0, but if any of them del 1, del 2, del 3 is 0, या तो इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ del 1 is not equal to 0,
del 2 इज नॉट इक्वल टू 0, del 3 इक्वल टू 0, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है del 1 इज इक्वल टू 0, del 2 इक्वल टू 0 एंड del 3 इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी हो सकता है del 1 इज इक्वल टू 0, del 2 इज नॉट इक्वल टू 0, del 3 इक्वल टू 0। तीन में से कोई एक, कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए एंड del इक्वल टू 0 हो जाए, एंड del इक्वल टू 0 हो जाए। then system of linear equation has infinite solution। उस केस में क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनेट सॉल्यूशन होगा। और तीसरा पॉइंट में क्या आएगा, तीसरा पॉइंट में आएगा कि इफ del इक्वल टू 0, del 1 इक्वल टू 0, del 2 इक्वल टू 0 एंड del 3 इक्वल टू 0, अगर जितने भी del फॉर्मेट है अगर उन सभी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उन सभी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में उस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ लिखें देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्रेमर्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।